ओम साईं राम बच्चों। मैं मान्या डोगरा आपके सामने आपका इंग्लिश का सिलेबस का हर चैप्टर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उन सब बच्चों के लिए हैं हु आर गोइंग इन द इंग्लिश मीडियम। जो बच्चे हिंदी मीडियम में जा रहे हैं ये उनके लिए भी है। मैं दोनों बोर्ड्स को कंसीडर कर आप लोगों के लिए अपना यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व करूंगी। डेप्थ में आप लोगों को सबसे पहले पोएम्स टीच करूंगी, सिखाऊंगी कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरा क्वालिफिकेशन बच्चों PGDCA, MPhil, PhD, BEd, MBA और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 19 ईयर एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग। आई वर्कड विथ, मैंने काम किया है इंस्टीट्यूशंस के साथ और स्कूल्स के साथ। मैं HOD भी रह चुकी हूँ, वाइस प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ मुंबई के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है 15 फरवरी से हमारे बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप अच्छे से अपना पेपर कीजिए। पहले मैं 3 to 4 टिप्स दूंगी आपको बच्चों। सबसे पहले आपको वो जो 15 मिनट्स मिलते हैं अपने पेपर को रीड करने के लिए, उसमें आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको अपने जो भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आता है कॉम्प्रिहेंशन, उसको सॉल्व कर लेना है। ओके जब आप उन सब चीजों को सॉल्व कर लोगे तो वो जो 20 मिनट्स, जो 15 मिनट्स आपका बाद में वेस्ट होगा वो आपको रीडिंग टाइम के अंदर ही मिल गया है। उसके बाद आप वन बाय वन अपना पेपर कीजिए, नथिंग प्रॉब्लम इज देयर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 लाइन्स लिखनी है। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 11 लाइन्स लिखनी है। अगर आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है तो बाबू बच्चों आपको 2 to 3 पेजेस एटलीस्ट लिखना है। उसमें आप समरी लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट जो आपका आंसर है पहले आप वो डिफाइन करो। जो एग्जामिनर है वो प्रॉपर पूरा पेपर बेटा 1 to 1 चेक करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डस्ट ऑफ स्नो। एंड वन थिंग विच इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट बच्चों, अगर आपको इस पोयम के अंदर से कुछ भी नहीं समझ आया या आपको दोबारा से समझना है तो आप मेरी वीडियो बार बार देख सकते हो। और अगर आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में PDF भी भेज सकती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की विद आंसर्स। इफ यू वांट यू कैन जस्ट डू मी द कमेंट आल्सो। एंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। मेरा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी है। आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में 9th-10th के बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। आई विल just complete or I will just take your queries as soon as possible. I will try my best to give the answers also. Thank you so much. Now we will start our poem Dust of Snow. Dust of Snow, पहले हम ये बात करेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो लिखा किसने है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोयम है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको उसका सिग्निफिकेंस या पोयम के बारे में बताना है तो बच्चों आपको इसके बारे में पढ़ना है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट। आपको उसके बारे में सारा कुछ पढ़ना है कि हु इज अ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने कितना पोयम्स लिखा है और वो हर पोयम में क्या क्या बोल रहा है। अब जो डस्ट ऑफ स्नो है वो है द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow, way means a manner. Shook down means that shook the snow dust down, नीचे की
और बर्फ की धूल। कई बार आपने देखा होगा पेड़ पत्तों के ऊपर जब बर्फ जम जाती है तो जो वो पेड़ पौधे होते हैं वो झुक जाते हैं नीचे की तरफ। द डस्ट ऑफ स्नो, और या फिर उसके धूल मतलब जो बुरादा है स्नो का, जो बर्फ का बुरादा है वो गिरता रहता है। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री बेटा एक जहरीला पेड़ है। इट्स अ पॉइजनस ट्री। वो एक जहरीला पेड़ है जिसके ऊपर से जो स्नो है वो गिर रही है। अब हमें इस पैराग्राफ से ये समझ आया कि विंटर सीजन इज गोइंग ऑन, कि पूरा का पूरा विंटर सीजन चल रहा है, जिसके बारे में हमें पोएट ने बताया है कि विंटर सीजन में हैमलॉक ट्री है, वहां पर एक पॉइजनस ट्री है जो जिसके ऊपर बर्फ ढक चुकी है, शुक द स्नो डस्ट डाउन, प्रॉपर कवर हो गया है। और वहां से जो ट्री के ऊपर से जस्ट टाइप ऑफ अ बुरादा, अगर आपने देखा हो कि गोला बनाने वाले, जो बर्फ के गोला बनाने वाले होते हैं, जब वो रगड़ते हैं बर्फ को तो नीचे बुरादा गिरता रहता है, तो वो उसको पकड़ के एकदम एक गोला बना देते हैं बर्फ का। सेम एज इट इज, जो वो पेड़ से बर्फ गिर रही है, वो कौन से पेड़ से बर्फ गिर रही है? वो एक हैमलॉक ट्री से। हैमलॉक ट्री मीन्स दैट बच्चा पॉइजनस ट्री, दैट इज द जहरीला पेड़। तो अब जहरीले पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें वो क्या बोल रहा है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, कि ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ क्रो कम्स फ्रॉम नोवेवर, द क्रो सिट्स ऑन अ पॉइजनस हैमलॉक ट्री। जिस प्रकार एक कौवा, एक क्रो, एक विषैले वृक्ष हैमलॉक से, एक पॉइजनस, एक जहरीले पेड़ के ऊपर बैठकर उस पर पड़ी हुई बर्फ की धूल या बुरादा को हिलाकर मेरे ऊपर नीचे मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज टॉकिंग, वो अपने बारे में बता रहा है। ही इज अ पोएट बच्चा, आप इसको ऑथर नहीं लिख सकते हो, ये पोएट है। आपको इसको पोएट बोलना है कि पोएट अपने बारे में बता रहा है कि वो हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है और ऊपर से बर्फ, एक कौवा उसके ऊपर हैमलॉक ट्री पर आकर बैठ गया है और जो बर्फ है उसके बैठते ही वो बुरादा नीचे उसके ऊपर गिरने लग जाता है। नाउ आई एम टेलिंग टू CBSE English medium students. All of a sudden, a crow comes from nowhere. The crow sits on a poisonous hemlock tree. A lot of snow dust has already gathered at the top of the tree. The movement of the crow brings some dust of snow down. The fine dust of snow falls on the poet. He is standing under that hemlock tree. If you people wants the paragraph questions, please comment on the comment section. I will just make the PDF and I will share with all of you. बच्चों, हिंदी मीडियम्स बच्चों, अगर आप लोगों को इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको भेज दूंगी. विच वन कमिंग इन योर एग्जाम पेपर? एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये एक्सट्रैक्ट मिलेगा और नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे. दैट इज which will come in your CBSE paper, and the question number 6 and 7 which is related regarding this questions. जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा बच्चों वो आपका पोयम का होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा बेटा वो लिटरेचर पार्ट का एक्सट्रैक्ट होगा. अगर आपको ये नहीं समझ आया है वापिस से पोयम तो प्लीज इस वीडियो को वापिस से देखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. Has given my heart a change of mood. A change of mood means the poet is saying a change in the present condition of mind, means that कि वो जिस पोजीशन के अंदर, जिस कंडीशन में वो वहां पर खड़ा है, वहां वो अपने मूड को चेंज कर रहा है. एंड saved means save from being wasted. Save from being wasted means that
कि जो टाइम बर्बाद हुआ है, जो समय बर्बाद हुआ है, वो उसे बचा लिया है। पार्ट, पार्ट मीन्स दैट पोर्शन, एक हिस्सा, एक भाग। ऑफ अ डे आई हैड viewed, ऑफ अ डे आई हैड viewed means regretted deeply, regretted deeply and felt sad. उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गहरा पश्चाताप हो रहा है और गहरे रूप से वो दुखी हो रहा है। हैज गिवन माई हार्ट, उसके इस काम ने उसके दिल और चित्त को, उसके मूड को, उसका जो इंटरेस्ट था उस सब को चेंज कर दिया, बदल दिया है। बर्फ के फोहों या धूल के ऊपर गिरने की, जो बर्फ के फोहे होते हैं बच्चा, छोटे छोटे जो बर्फ के गोले ऊपर से गिर रहे हैं, या फिर जो डस्ट गिर रही है, उस उसके गिरने की इस घटना का जो वो एहसास है उसे करवाया गया है कि आखिरकार जिस दिन के पूरी तरह से, कि वो जो दिन था जिस दिन पर वो खड़ा था हेमलॉक ट्री के नीचे, वो बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। वह गहरे रूप से पछता रहा है कि ये क्या हो गया है। कम से कम उस दिन के कुछ हिस्से, मतलब पोइट, पोइट इमेजिनेशन कर रहा है। वो क्या इमेजिनेशन कर रहा है कि कुछ समय को, जबकि उसके ऊपर बर्फ की धूल गिर रही थी, उसने उसको बर्बाद होने से, उस टाइम को बर्बाद होने से बचा लिया है। So now it's for, I'm explaining for English medium students. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The falling of fine dust particles, fine dust particles of snow on him gladdens his heart. A change comes into his mood brightens all of a sudden. He had give all hopes of saving that dull and cheerless day. But now, cheerfulness replaces the sense of regret. Feeling deeply sad, felt sad, regretted deeply. The poet realizes that the whole day has not gone waste. At least a part of the day has been saved and redeemed. The act of the falling of the fine dust of snow on him has cheered his heart and mood. Otherwise, what it happened? The poet is going in the sadness mood. Ki my all the day just ruined in, you can say that ki when he stand under the hemlock tree, so he just thinking ki my all day wasted. सो वो क्या सोच रहा है पोएट, कि मैं उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ, एक कौवा आया, उसने उस ट्री के ऊपर बैठा, तो जो पार्टिकल्स थे धूल के, उस बर्फ की धूल के, वो सारे मेरे ऊपर नीचे गिराता चला गया। तो और कवि पेड़ के नीचे खड़ा था, तो जिसके कारण उसका जो टाइम था वो वेस्ट हो गया। तो इसके अंदर अब इफ यू विल आस्क कि व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है ये हेमलॉक ट्री? अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स. It stand for sorrow. The dust of snow had covered this tree. The poet in his poem, regarding his poem, through his poem, he is telling what is hemlock tree. What is hemlock tree? And now the second question is the major question. It depends upon your poem. It's poem. Dust of snow. What is dust of snow? Dust of snow क्या है? क्या होती है dust of snow? Dust of snow are snowflakes or small soft particles of snow that settle down on the various object on the earth during the snowfall. बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? डस्ट ऑफ स्नो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, जो यू कैन से दैट, आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हो ना, उसके अंदर चिली फ्लेक्स होती है, सीजनिंग फ्लेक्स होती है,
that type of, you can say that कि flakes. I am using the snowflakes. तो snowflakes means that कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, जरा जरा से छोटे छोटे बुरादे. कई बार आपने एक बढ़ई की दुकान पर एक जो वुड बनाता है या फर्नीचर वाले की शॉप पर जाके देखा होगा. जब वो फर्नीचर को बनाता है, आरी से जब वो घिसता है तो लकड़ी के बुरादे निकलते हैं. उसी तरह से बर्फ के बुरादे निकलते हैं. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब सेटल डाउन हो जाते हैं अर्थ के ऊपर तो हम बोलते हैं स्नोफॉल हो रहा है. नॉर्थ में अब इस समय विंटर सीजन चल रहा है, तभी हमने अपनी पहली पोयम ली डस्ट ऑफ स्नो. तो हर तरफ ये जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं. हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे हिली एरियाज हैं वहां पर स्नो हो रहा है, स्नो स्टार्टेड, स्नो फॉलिंग. तो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अगर बच्चों आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं समझ आया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो बच्चों. अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और आप लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हो विद एक्सट्रैक्ट, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. कल जो मेरा वीडियो आएगा वो फायर एंड आइस पर और एक और पोएम आएगा. मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके. अभी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो हिंदी पर आएगी, वो भी पोएम्स हैं. हिंदी में भी जितनी भी पोएम्स हैं वो थोड़ा टफ है बच्चों के लिए, तो मैं वो भी अच्छे से आप लोगों को सिखाऊंगी. एंड वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशल स्टडी में, सामाजिक विज्ञान में अगर बच्चों को कोई दिक्कत है या आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए या आप लोगों को एक्स्ट्रा पीडीएफ चाहिए या पेपर चाहिए 80 मार्क्स का अपनी रिवीजन के लिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर मुझे मैसेज कीजिए. मैं आपको 2024 और 25 वाला आपको पेपर्स में वहां पर डाल देती हूँ. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अगर किस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर्स दे दूंगी. थैंक यू सो मच.